गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे ठीक हो? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग अभी तक बैरोमेट्रिक प्रेशर पढ़ रहे थे। रो एच जी पढ़ा था शायद। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज द प्रेशर ऑफ व्हाट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के आसपास होता था। ठीक है, यही पढ़े ना। चलिए हम लोग थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए a barometer give a wrong reading because some air is present in tube। ठीक है, it gives 75.5 सेंटीमीटर टू 74.8 सेंटीमीटर। मतलब एक्चुअल प्रेशर कितना है? 75.5। रीडिंग कितनी आ रही है? 74.8। एंड एट प्रेशर 74 सेंटीमीटर इट गिव्स 73.6 सेंटीमीटर। फाइंड आउट लेंथ ऑफ बैरोमीटर। स्पेलिंग चेक कर लेना बैरोमीटर का। ठीक, क्या कहानी है सर? हमारे पास रीडिंग आ रही है, दो रीडिंग लिया है, दोनों रीडिंग गलत आ रही है। कितना है? 75.5 सेंटीमीटर को कितना दे रहा है? 74.8 दे रहा है, कम दे रहा है। ठीक है, 74.00 कितना दे रहा है? 73.6 सेंटीमीटर रीडिंग दे रहा है। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ ट्यूब कितना है या बैरोमीटर ट्यूब कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जगह नहीं है तो क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, अब सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर प्रेजेंट है उसका ही हम लोग कुछ करने वाले हैं, उसके हिसाब से वही की है, उसी से आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं ये सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट अस कंसीडर लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल टू एल। तो लेंथ ऑफ ट्यूब कितना मान लिया हमने? एल मान लिया। ये मान लीजिए आपके पास ट्यूब है, मैं ऐसे रैंडम बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास कुछ एयर है, यहाँ पर आपके पास मर्क्यूरी भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा? मर्क्यूरी का प्रेशर होगा रो एच जी और प्लस क्या होगा? P1 होगा इस एयर की वजह से। ठीक, तो वो कितना आ रहा है? 75.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? क्योंकि इन दोनों का प्रेशर का सम है। तो हमारे पास जो P1 हो जाएगा, तो P1 प्लस मर्क्यूरी कितना दे रहा है? आप समझना बात को। जो एक्चुअल प्रेशर है कितना है? मर्क्यूरी का प्लस एयर का। रीडिंग किसका दे रहा है? मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी का रीडिंग कितना है? 74.8 और एयर प्रेशर कितना माना आपने? P1, वो कितना हो रहा है? 75.5। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे सर, P1 प्लस 74.8 इक्वल टू 75.5। तो P1 बराबर आ जाएगा 75.5 माइनस 74.8 सेंटीमीटर। तो P1 इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। मतलब ये वाला पहले केस में एयर का प्रेशर, पहले बार जब रीडिंग लिया है तो एयर का प्रेशर कितना आ रहा है आपको? इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास कितना P1 बराबर कितना मिल गया? 0.75 सेंटीमीटर। ये आपने पूरा लेंथ कितना मानी हुई है? L। तो लेंथ ऑफ एयर हो जाएगा LENGTH ऑफ एयर। लेंथ ऑफ एयर क्यों निकाले थे सर? चूंकि हमको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो लेंथ ऑफ एयर इनटू क्या हो जाएगा? एरिया। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। लेंथ ऑफ एयर कितना हो जाएगा? L माइनस कितना हो जाएगा? ये कितना है? 74.8। तो हो जाएगा L माइनस 74.8। क्या कहाँ से आ रही चीज? ये जो कितना सेंटीमीटर एच जी भरा हुआ है? 74.8 भरा हुआ है, वही रीडिंग है। 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी जो है वही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो लेंथ ऑफ एच जी जितना हाइट तक भरा है, हम लोग लेंथ ऑफ एच जी के टर्म में प्रेशर को मेजर करते हैं, तो ये लेंथ ही है ना। तो रीडिंग कितनी आ रही थी? 75.5 सेंटीमीटर की जो रीडिंग है वो कितना दे रहा है? 74.8। मतलब मर्क्यूरी कहां तक भरा हुआ है?
74.8 तक ही भरा हुआ है, तो ये 74.8 हो गया और प्लस एयर का प्रेशर मिला के इतना आना चाहिए था, लेकिन एयर का प्रेशर का रीडिंग नहीं आ रहा है, तो हम लोग केवल मर्क्यूरी का देख रहे हैं। तो मर्क्यूरी का कितना है इतना और प्रेशर एयर का कितना इतना, तो प्रेशर एयर प्रेशर और प्लस मर्क्यूरी बराबर 75.4। तो ये जब लेंथ मेजर करेंगे तो ये लेंथ भी वही रहेगी। तो 74.8 लेंथ ये है, ये वाली हमको पता नहीं, पूरी हमने मानी कितनी L, ये वाला हो जाएगा L, ये वाला हो जाएगा L माइनस 74.8, तो ये मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या दिया है कि सर जब हमारे पास 74 सेंटीमीटर है तो रीडिंग आता 73.6 आता है, तो फिर क्या करेगा, फिर से वही केस लगाएगा कि एयर का प्रेशर सेकंड केस और ये फर्स्ट केस है, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, एयर का प्रेशर और प्लस कितना है वो 73.6 इक्वल टू 74, तो P2 बराबर कितना हो जाएगा 74 माइनस 73.6 कितना हो जाएगा 4.4 सेंटीमीटर, ये हो गया प्रेशर। अब उस टाइम पे एयर का वॉल्यूम कितना है, उस टाइम पे एयर का वॉल्यूम हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, आइए, या एयर का लेंथ चेक कर लेते हैं। तो एयर का जब लेंथ चेक करेगा तो वहां पे कितना हो जाएगा L माइनस 73.6 और इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर, ये मिल गया। दूसरी बात, तो अगर हम लोग देखें कि सर हमने क्या निकाले, ये मैं मिटा के बराबर लिख देता हूं। पहले केस में पहला रीडिंग में कितना है, P1 बराबर है 0.07 सेंटीमीटर और जो लेंथ आया है L1 मान लो उसको, वो कितना आया है आपके पास L माइनस 74.8, और दूसरे केस का रीडिंग जो आया है वो P2 आया वो कितना 0.4 और जो आपके पास L2 आया वो कितना आया L माइनस 73.6, ये आया है। बोले सर आप ये क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि हमको निकालना है L। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही तरीका है कि हम लोग जो एयर है मर्क्यूरी के ऊपर ट्यूब में, उसका हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल बराबर कर दें, क्योंकि गैस तो लीक हो नहीं रही है मेजरमेंट में, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना और टेंपरेचर क्या है सेम ही है, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है Pv/T, तो P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2 कर दो, तो आपके पास हो जाएगा टेंपरेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, और यहाँ से V1 क्या लिख देगा L1 इंटू एरिया ऑफ ट्यूब और V2 क्या लिखेगा L2 इंटू एरिया ऑफ ट्यूब, हो जाएगा P1 कितना आपके पास 0.07 और इंटू V1 कितना है आपके पास L1 है L माइनस 74.8 और अपान एरिया तो ये है और अपान T भी ले लो चाहो तो, यहाँ पे कितना है 0.4 इंटू L माइनस 73.6 इंटू एरिया और अपान T, T ने T को मार दिया, A ने A को मार दिया, आप सॉल्व करोगे तो L इक्वल टू आपको आएगा जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको, तो L इक्वल टू आ रहा है कितना आ रहा है आंसर यार, हाँ 76.4 सेंटीमीटर इसके पास आंसर आ रहा है, तो L का वैल्यू ये है। तो आगे का सॉल्व कर लीजिए, फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि एक बैरोमीटर है जो रॉन्ग रीडिंग देता है, अगर हमारे पास रीडिंग 75.5 है तो रीडिंग कितना आता है 74.8 देता है, और अगर रीडिंग 74 है तो रीडिंग कितना देता है 73.6 देता है। तो हमको बैरोमीटर का लेंथ निकालना, तो बैरोमीटर में क्या भरा है मर्क्यूरी भरी हुई है और ऊपर एयर भी भरा हुआ है, तो मर्क्यूरी की वजह से रीडिंग प्लस एयर की वजह से रीडिंग आनी चाहिए 25। तो केवल मर्क्यूरी का अगर हम लोग देखते हैं तो मर्क्यूरी का रीडिंग कितना आता है 74.8 आता है, फिर उसके बाद दूसरे केस में 73.6 आता है। तो हम क्या करते हैं, एयर जो आपका प्रेजेंट है उस ट्यूब के अंदर उस एयर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर करते हैं, तो P1 V1 अपान T1 बराबर P2 V2 अपान T2, तो P1 V1 P2 V2 T1 T2 बराबर ही है, ये सारी वैल्यू निकाल के हम लोग इक्वेट कर देते हैं तो हमको L की वैल्यू आ जाती है। तो आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लिखिए डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। आइए पहला स्पीड है आपके पास एवरेज वेलोसिटी, लिखे एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल
ठीक है। दूसरा है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तीसरा है मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, लिखते चले जाओ, ठीक है। फोर्थ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एवरेज की बात करते हैं। हमारे पास क्या मिला? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक गैस कंटेनर है और यहाँ पर गैस पार्टिकल है। हम लोग ऑलरेडी जब थ्योरी में पढ़ चुके हैं या पोस्टुलेट्स में गैस के पढ़ चुके हैं। गैस पोस्टुलेट में क्या पढ़ा है कि द मूवमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल इन अ कंटेनर इज रैंडम और जिगजैग और ब्राउनियन। तो ये इनका जो स्पीड होता है, मान लीजिए v1 है, ये v2 है वेलोसिटी, ये v3 है, ये v4 है, ठीक है, और ये v5 है। सभी कोई ना कोई डायरेक्शन में, v6 है, कोई ना कोई रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। वेलोसिटी जिसमें डायरेक्शन भी है, तो हम लोग ऐसे v खोपचा v लिख देते हैं। तो वेक्टर v1 प्लस वेक्टर v2 प्लस वेक्टर v3 प्लस वेक्टर v4 प्लस डैश डैश अप टू जहां तक हो, और अपन मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो हमारे पास समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर 0, क्योंकि यहाँ पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस पार्टिकल, मैं आपको और समझाता हूँ। मान लीजिए कोई एक जगह है यस शादी हाल है, ठीक है, जहाँ पर सब लोग खाना खाने गए हुए हैं। शादी हाल का जो कैंपस है, उस कैंपस से कोई बाहर नहीं जा रहा है, सब एक इधर उधर मूव हो रहे हैं, रैंडम मूव हो रहे हैं। कोई कुछ खा रहा है, कोई पूरी सब्जी खा रहा है, कोई छोले पनीर खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, कोई पानी पी रहा है, कोई रसगुल्ले खा रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, लेकिन वो उसी परमाइसिस में घूम रहा है, उसको छोड़ के नहीं जा रहा है। सब रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी जा रहा है, लाइन ऐसे लगा हुआ नहीं है। तो जो वहां पर लोग हैं उनका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। सिमिलरली यहाँ एक प्लेटफॉर्म है या एक कंटेनर है जहाँ पर गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और वो पार्टिकल रैंडम मूवमेंट इधर भी कोई भी मूव हो रहा है, तो इन गैस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल विल बी 0। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो हम एवरेज को ऐसा लिख सकते हैं v, इसको खोपचा भी लिख दो, और बराबर कितना हो जाएगा? 0। समझे? आई होप आपको क्लियर है। अब आइए बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड में हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ मीन, ऐसा बोल सकते हैं रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन, ऐसा बोल सकते हैं। तो स्क्वायर ऑफ मीन निकालो और उसका अंडर रूट कर देते हैं। आइए देखते हैं। तो मान लीजिए कि कोई गैस पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल है, उनके स्पीड अलग अलग है, तो स्क्वायर करो एंड देन मीन निकालो। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब खोपचा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस vn स्क्वायर और अपान कितना n, और ये खोपचा v स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस vn स्क्वायर और अपान n, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? vrms बोलते हैं, ठीक। ये आपका हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखेंगे फ्रॉम द मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन V रमेश RMS बराबर अंडर रूट 3RT बाई m, डेरिवेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज आउट ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हमको ध्यान रखना है कि RMS जो होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कितना ड्राइव करके देते हैं? अंडर रूट 3RT बाई m। आपके पास जो m है
वो क्या है आपके पास, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। और R आपको जानते हैं कितना होता है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, जो भी वैल्यू आती है, ठीक है। आइए चलिए, तो हमारे पास आरएमएस वेलोसिटी मिल गया और हमने एवरेज भी लिख लिया, ठीक है, आरएमएस स्पीड मिल गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मीन स्पीड, ठीक है। आइए, थर्ड नंबर है बेटा मीन स्पीड, ठीक है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मीन स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, आइए दिखाते हैं। तो हियर for mean speed we take average of modulus of velocities, ठीक है। तो v mean बराबर जाएगा v1 mod प्लस v2 mod प्लस v3 mod प्लस डैश डैश प्लस vn mod और अपान कितना हो जाएगा n। ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये भी मीन हो जाएगा, समझे। तो इस हिसाब से हम लोग मीन निकाल पाएंगे। तो जो मीन होता है फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मीन जो होगा बेटा वो कितना मिलेगा, √8RT और अपान पाई m। डेरिवेशन इज आउट ऑफ दिस लेक्चर। चलिए नेक्स्ट, हम आते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में, ठीक है। लिखे फोर्थ नंबर है ना, फोर्थ नंबर है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की हम लोग बात करें, लिखिए this speed is common in maximum number of molecules, ठीक है, and V most probable is given by the Maxwell distribution equal to √2RT upon m, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को क्या होगा, मान लीजिए कोई गैस किसी एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो मूव हो रहे होंगे जिस स्पीड से, या फिर ऐसे 100 गैस के पार्टिकल एक कंटेनर में है जिसमें 70 गैस पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहे हैं और बाकी गैस पार्टिकल अलग अलग स्पीड से मूव हो रहे हैं। तो जो 70 पार्टिकल हैं जिस स्पीड से मूव हो रहे होंगे उसी स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, जो सबके ज्यादा होती है। तो हम लोग अगर इसका रिलेशन निकालेंगे तो आपके पास जो मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपके पास v मीन, ठीक है, इज लेस देन v RMS, नहीं ऐसा है, v मोस्ट प्रोबेबल इज लेस देन v मीन इज लेस देन v RMS। तो मोस्ट प्रोबेबल का स्पीड कम रहता है, मीन का स्पीड उससे ज्यादा और RMS की स्पीड उससे और ज्यादा रहता है। तो जो गैस पार्टिकल हैं, गैस पार्टिकल में जो मैक्सिमम पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड किसके आसपास होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के आसपास होती है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी कंटेनर के अंदर 100 गैस पार्टिकल हैं तो उसमें 90 गैस पार्टिकल का जो स्पीड होगा और सेम होगा 90 के 90 गैस पार्टिकल का स्पीड, और मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है तो वही 4 मीटर पर सेकंड क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग कर्व में से पढ़ लेते हैं कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में उन्होंने क्या बताया हुआ है, वो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमको जब क्वेश्चन आएगा तो हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम लोग देखें तो आपके पास ये वेलोसिटी और ये मान लीजिए एफ ऑफ वी है, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड,
तो स्पीड और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो जब ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलता है तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ पर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर आपके पास जो मीन स्पीड होता है ये आपके पास मीन होगा, और सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे जिसका स्पीड रमेश होगा या VRMS होगा, ठीक है। हमें RMS लिखना है ना, तो VRMS होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया सर, V मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम होती है, मैग्नीट्यूड के टर्म में देखें तो V मीन उससे ज्यादा होती है, और VRMS क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल किस स्पीड से मूव होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से मूव होते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर है। अब हम लोग थोड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक बेटा। ये क्वेश्चन लिखिए, एट व्हाट टेम्परेचर मीन स्पीड ऑफ a gas molecule is equal to RMS speed of other gas molecule at 47 degrees Celsius. The molar mass of first and second gas are 64 and 32 respectively। समझे क्या बोल रहा है, तो गैस पार्टिकल है, तो एक गैस पार्टिकल का जो मेन स्पीड होगा दूसरे गैस पार्टिकल के RMS स्पीड के बराबर कितने टेम्परेचर पे होगा। अगर दूसरे गैस पार्टिकल का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस है और पहले गैस पार्टिकल का जो मोलर मास है 32 है, और दूसरे गैस पार्टिकल का जो मोलर मास है कितना है, सॉरी पहले का 64 है, दूसरे का 32 है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि जो मीन है वो पहले का जो है वो V रमेश 2 के बराबर है। तो V मीन कितना होता है बच्चे, √8RT अपान पाई m बराबर √3RT अपान m। तो जो T है दूसरे का जो T2 है वो कितना है 273 प्लस 47 7 3 10 7 4 11 12 और ये हो जाएगा 320। क्लियर। और जो T1 है वो हमको निकालना है, तो हमने मान लिया कि T है। जो M1 है वो कितना है, यहाँ पे M1 लिख लेना, T2 M2, ठीक है। M1 कितना है 64 है और M2 कितना है बेटा 32 है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा बे, ऐसे सॉल्व होगा सर, √8RT जो हमको निकालना है अपान पाई इंटू 64, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले, है ना, कर ले स्क्वायर, कर लो स्क्वायर, और इक्वल टू 3R इंटू 320 केल्विन अपान 32, R ने R को मारे, और 32 2 जा 64 2 2 जा 2 4 जा 8, है ना। ये हो जाएगा 4T इक्वल टू 3 इंटू 320 और इंटू कितना हो गया पाई, तो T बराबर हो जाएगा 4 8 32 और 8 3 24, तो 240 पाई केल्विन। सो दिस इंप्लाइज दिस इज द आंसर। समझे नहीं आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर is separated by diathermic piston in two parts and different gases
are filled in the two parts, ठीक है, if mean speed of one part of gas molecule is equal to RMS speed of other part, ठीक है, other part at same temperature. Find out masses ratio of masses of gas molecules in the two part, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंडर है, डायग्राम बना देते हैं ना, एक सिलेंडर है बेटा ऐसा, इसको एक डाइथर्मिक सिस्टम से सेपरेट किया गया है, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, यहाँ पर क्या है वी मीन है और यहाँ पर क्या है वी आरएमएस है, अलग अलग गैसेस है, इसका मास m1 और इसका मास m2, मोलर मास नहीं मास, ठीक है। चलिए ये बोल रहे हैं कि m1/m2 का वैल्यू निकालिए अगर ये दोनों बराबर है और टेम्परेचर क्या है सेम है दोनों का, तो v मीन v आरएमएस के बराबर है, तो पहले पार्ट का जो v मीन है दूसरे पार्ट के v आरएमएस के बराबर है, तो हमको मासेस का रेशियो निकालना है। तो सर v मीन पहले पार्ट का हो जाएगा √8RT अपॉन पाई m इक्वल टू √m1 ले ले 3RT अपॉन m2, ये क्या है मोलर मास है, ये क्या है मास है, ठीक। तो हमको मोलर मास का रेशियो नहीं निकालना है, मास का रेशियो निकालना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो सर RT कैंसिल हो जाएगा, तो 8/पाई कैपिटल M1 इक्वल टू 3/, ना, तो 3/m2, तो 8/3 इक्वल टू m1/m2, इसको लिखेंगे मास इन ग्राम इनटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन m2 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा 8/3 इक्वल टू m1/m2 एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। ज्यादा सॉल्व करना तो कर लीजिए, 3 3 9 मतलब 0.1 एक से कम आएगा, 0.9 के आसपास, क्योंकि ये 8 है और ये कितना हो जाएगा 9 से ज्यादा, ठीक है, तो 0.8 के आसपास आएगा, या 3 स्क्वायर को हम लोग 10 लेते हैं, तो 3 × 3.14, तो 10 से कम है लेकिन 9 से ज्यादा है, तो 0.8 से कम वैल्यू आएगा, ठीक है, समझे, मतलब 0.9 के आसपास आएगा, 0.8 से ज्यादा आएगा, ये सॉल्व कर लेना तुम, ठीक है। तो मास का रेशियो आपको मिल गया है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The different speeds of gas molecules are given as 5 2 2 6 0 4 1 3 5 1 7 3 meter per second. Calculate mean speed and RMS speed। कितने लोग हैं ये, मीन स्पीड कितना होगा, टोटल सम अपॉन नंबर, यही होता है ना मीन स्पीड भाई। तो मीन स्पीड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 12 ना भाई, 3 3 6 3 9 3 12 लोग हैं, मतलब n इक्वल टू कितना है 12, ऐड कर दो, तो v मीन क्या लिखूंगा मैं, v मीन बराबर 5 + 2 + 2 + 6 + 0 + 4 + 1 + 3 + 5 + 1 + 7 + 3 और अपॉन कितना 12, तो 7 3 10 1 11 और 5 कितना 16 16 4 20 4 24 24 36 30 4 34 34 और 5 39, ठीक है। फिर से जोड़ लो, 5 2 7 2 9 9 6 15 और 15 5 20 5 25 3 28 2 30 30 2 32 और 32 और 7
39, तो ये हो जाएगा आपके पास बी मीन बराबर, अब जोड़ लेना शायद सही तो जोड़ा है हमने, बी मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा 39/12 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब चलिए आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस स्पीड निकालेगा तो वी आरएमएस कितना होगा बेटा, अंडर रूट कितना था भाई 5 था, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर है ना, और प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और अपान कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा वो भी। ठीक है, तो ये सब जोड़ लीजिए, तो वी आर एम एस बराबर जो आएगा आपके पास कितना, बिठा दो इसको, तो ये बकवास है कुछ नहीं, 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 36 और प्लस 16 और प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 49 प्लस 9 और अपान कितना 12, जोड़ लेते हैं, 9 9 18 19 19 20 4 24 24 और 24 30 30 3 33 34 34 और 34 6 40 40 6 46 46 4 50 4 54 54 4 54 5 59, 59, तो 59 5 हो गया, और ये हो गया 4 2 6 और 1 7 3 9 7 3 10 और 10 2 12 और 12 और 5 17 179/12, एक बार चेक कर देना मीटर पर सेकंड आपको आएगा वी आरएमएस, तो जोड़ घटाना चेक कर देना। ठीक, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है। अब इसमें बचा है गैस प्रेशर पढ़ाना है और डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो केटीजी के मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर दिए हैं। कल आपका पेपर है थर्मल एक्सपांशन पे, आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, और कल पेपर आपको 4 से 7 रहेगा, शाम को पेपर आपको मिल जाएगा। दूसरा यह है कि हम लोग केटीजी का मैक्सिमम पोर्शन कवर कर लिए हैं, इसमें प्रेशर 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर का जो एक्सप्रेशन है वो प्रेशर पढ़ना है, और हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पढ़ना है, देन हम लोग थर्मोडायनामिक्स में जंप कर जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू।